Good afternoon, everyone. So, welcome to class 11th. I'm here to welcome you all to class 11th. अभी उससे थोड़ा सा आगे निकल जाओ. You have excelled in your class 10th, or hopefully you will be excelling in your class 10th, and आप अच्छी एक नई class 11th में आए हैं. Now you are. Yeah, please come. Please come. Hello. Good evening. Good afternoon. In fact. सो बेसिकली आप लोग अपने करियर की स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से. यू आर स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल करियर. अभी तक आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, राइट? आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े ना. आपने साइंस भी पढ़ा, आपने सोशल भी पढ़ा, मतलब बेसिकली ह्यूमैनिटीज का सेक्शन. आपने कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, राइट? पर मैथ्स तो पढ़ कर आए हो. मैथ्स तो हम पढ़कर आए हैं ना क्लास 10 तक, है ना? सो यहाँ पे आपका बेसिक फाउंडेशन रहेगा फॉर क्लास 11th. हम लोग कॉमर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे. यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, इसका मतलब आप अपना करियर आगे कॉमर्स में ही देख रहे हैं, राइट? 5 years 10 years डाउन द लेन आप कॉमर्स में कुछ एक्सेल करना चाहते हैं. माइट बी यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ सीए और एन एमबीए. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल करियर. अभी तक आप क्या कर रहे थे? अपने अकेडमिक्स के बारे में सोच रहे थे. आपने सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़े, बट अब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हो. ऐसा नहीं होता, डॉक्टर्स के केस में भी ऐसे ही होता है. फिर वो लोग स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं. 4 years सब जने एमबीबीएस करते हैं, फिर उसके बाद 2 साल और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और एक स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं. कोई डेंटिस्ट बनता है, कोई ऑर्थोपेडिक बनता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट बनता है, राइट? अलग 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 न्यूरोलॉजिस्ट अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइज करते हैं. वैसे ही आपकी बेसिक एकेडमिक डिग्री क्लास 10 तक खत्म हुई है. अब आप अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, जहां पे आप अपने प्रोफेशनल करियर को डिसाइड करोगे, राइट? सो हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आप प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहे हैं. आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द जर्नी. एवरीवन थोड़े से एक्साइटेड तो दिखो यार. आप बड़े हो गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, थोड़ा एक्साइटेड तो दिखो. सो नाम बता दो चलो फटाफट फटाफट से. व्हाट्स योर नेम? विच स्कूल? सेंट मेरीज. ओके. विच स्कूल? ओके ओके. बाकी सबको ना, मेरे को तो पता है. हमने बेटा गुठली बना ली, वहां पे पूरी गुठली है. वो दो को क्यों अलग छोड़ दिया तुमने? है वो खुद अलग जाके बैठे. ये बिल्कुल अलग द लीग है ना, बिल्कुल डिफरेंट. हाँ, इसको हम लोग ने अलग छोड़ा है. वो दोनों भी अपने ग्रुप बना के बैठ गए हैं, है ना? ओके, सो वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स. आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम कृतिका जैन. आई विल बी टेकिंग योर अप्लाइड मैथमेटिक्स. आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन फ्रॉम IIT जोधपुर. I've been teaching from the last 13 years in this field only. I'm here. I've done my job also in TCS. So I am basically from science background, and you are finding me different here. And I'm teaching commerce because see, maths is common to both. So that's why I am taking up your commerce applied maths. ठीक है? So I'll be your teacher. अभी हम लोग अगर आपको बताएं तो we've been doing very good in class 11th 12th. You might have heard the name also. ठीक है? So in class 12th हम लोग applied maths, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएससी. इफ यू आर अवेयर, या आप में से मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो पता भी है दैट वी वर टेकिंग यूट्यूब लाइव सेशंस, जहां पे हम लोगों ने फाइनल रिवीजन लेक्चर्स रखे थे. अभी आपको पता हो तो क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में, जैसे तुम्हारे मैथ्स में 10 दिन का गैप था ना, 10 दिन का गैप था. एवरीबडी हैड 10 days गैप. इस बार 12th अप्लाइड मैथ्स में 20 कुछ डेज का गैप था. 22 से 8, मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ 18-14 डेज का गैप था. उसमें हमने पूरा सिलेबस रिवाइज किया है. पर्सनली आई टुक द एंटायर सिलेबस एंड वी फिनिश्ड इट इन 21 to 23 hours. प्रिसाइसली 21 to 23 आवर्स में हमने पूरा सिलेबस रिवाइज किया था. यूट्यूब लाइव सेशन से अप्रोक्सीमेटली 500-600 यूट्यूब लाइव व्यूअर्स थे ड्यूरिंग द क्लास. एंड जो हमने क्लास में पढ़ा एज इट इज डिट्टो पेपर में उठ कर आया था. मतलब 80 मार्क्स का पेपर होता है, जैसे तुम लोगों का होता है 20 इज गिवन फ्रॉम द स्कूल, और रिमेनिंग 80 का आपको लिखना होता है, मतलब आपका एग्जाम होता है. तो उसके अंदर से मोर देन 65 मार्क्स का पेपर जो हमने पढ़ा वो एज इट इज उठ कर आया. एज इट इज मतलब 100 को 200 क्या सेम क्वेश्चन, आगे पीछे की लैंग्वेज भी सेम,
बस 100 को 200, मतलब जो हमने हाईलाइट की ये पढ़ने ही है पढ़ने ही है पढ़ने ही है, वो सारे उठ उठ के आ रहे हैं. So you can imagine what the experience here the teachers are having. In fact, अभी आज accountancy का पेपर हुआ है class 12 का. There also many questions were from the final board revision lectures only. So we are actually into this कि हम लोग उसको अब एक डेडिकेटेड स्टडी बनाना चाहते हैं, राइट. सो अभी मैं आपके लिए क्यों हूं, मैं आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए हूं. सो सी, मैथ्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट. इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो. Since you people are here, definitely you love maths, that's why you're here. So आपको वो मैथ्स फोबिया तो होगा ही नहीं. तो मैं आपका फोबिया हटाने तो नहीं आई हूं. मैं क्यों आई हूं? आई एम हियर टू हेल्प यू सिक्योर this on this in your class 11th and 12th boards. So we are here to score this much. हमारा टारगेट होना चाहिए 100 on 100. एंड ये एक इम्पॉसिबल स्कोर नहीं दे रही हूं, ये इम्पॉसिबल है ही नहीं. I myself is a 100 on 100 scorer in both 10th as well as 12th. दोनों में मेरे क्लास 12th और 10th मैथ्स में 100 on 100 रहे. इनफैक्ट इवन इन आर इंजीनियरिंग वी हैड, आप में से तो खैर कोई नहीं, पर आपके सिस्टर्स आपके कजन्स वगैरह जो इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग में भी देयर इज मैथमेटिक्स, देयर ऑल्सो आई वाज फुल ऑन फुल स्कोरर इन मैथ्स. सो मैथ्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. बहुत मजा आता है, बहुत स्कोरिंग होता है, साथ ही साथ आपकी परसेंटेज भी बनाता है. और दूसरा, अगर आप फुल लाते हो तो ये आपको स्टैंड अपार्ट नहीं करता, बाकी क्राउड से आपको स्टैंड अपार्ट करता है कि यार ये बच्चा पूरे नंबर लेके आया है. सो यू कैन, वी हैव दिस पोटेंशियल. ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपके लिए ये एक इम्पॉसिबल इवेंट नहीं रख के दे रही हूँ. आई एम गिविंग यू अ वेरी पॉसिबल इवेंट जो किया जा सकता है. इसकी प्रोबेबिलिटी क्लास 10 में पढ़ के आया ना, प्रोबेबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? क्या होती है प्रोबेबिलिटी? चांसेस ऑफ अकरेंस, है ना. अच्छा, उसमें 2 इवेंट्स पढ़े थे, श्योर इवेंट, वेरी गुड. और एक इवेंट और पढ़ा था, इम्पॉसिबल इवेंट. श्योर इवेंट क्या होता है? जो होगा ही होगा. प्रोबेबिलिटी इज 1, पक्का होगा. मैं क्लास 11th में आऊंगा ही आऊंगा. क्या ये श्योर इवेंट है? यस, दिस इज अ श्योर इवेंट, राइट. एंड व्हाट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट? ये हो ही नहीं सकता, दैट इज योर इम्पॉसिबल इवेंट. ये एक श्योर इवेंट बनाएंगे हम, ठीक है. इसकी प्रोबेबिलिटी कहां तक लेके जाएंगे हम? इसको 1 तक लेके जाएंगे. हमारा टारगेट यही होना चाहिए. सो योर टारगेट शुड बी टू स्कोर मैक्सिमम इन ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स. और आप अपनी पढ़ाई यहीं से ही स्टार्ट करें, इसी मोटिव से स्टार्ट करें. ऐसे नहीं स्टार्ट करनी है एक, क्योंकि अब आप अपने करियर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एक गोल लेना पड़ेगा, एक मोटिवेशन लेना पड़ेगा. मोटिवेशन बहुत सारे होते हैं यार. मैं तो कहूँ, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. हम लोगों ने जब इंटर, सीए इंटर का जब रिजल्ट्स पब्लिश किए थे, आपको पता हो अपने यहाँ पे सीए इंटर भी होता है ना, उसकी सिस्टर आती थी सीए इंटर में, है ना. सो वी हैव दिस रिजल्ट्स पब्लिश्ड. तो क्या एक कंसेप्ट था कि हम लोगों ने क्या किया था, पेरेंट्स के साथ में बच्चे की फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे दी थी. दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टोरी. मतलब मैं ना बच्चों से बात ही करती हूँ, बिकॉज आई डोंट टेक अप इंटर क्लासेस, बट आई टीच देम टिल फाउंडेशन, सो दे आर वेरी मच अटैच टू मी. तो मैं जब भी इंटर में मिलती हूँ तो मैं उनसे हाय हेलो कर लेती हूँ, क्या बात है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, ऑल दीज थिंग्स. तो हम लोग ऐसा एक, हमने एक मोटिवेशन नहीं कहेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, हमने वो इंटर जैसे ही कोई बच्चा पास होता है, उसके पेरेंट्स के साथ उसकी फोटो हम लोग फ्रंट पेज पे दिए थे न्यूज़पेपर में, ठीक है. तो एक बच्ची से जब मैंने मिली, उसका रिजल्ट आ चुका था. She cleared in first attempt, right? She topped also. वो अजमेर टॉपर रही थी. तो मैंने बस इतना सा ही पूछा था, यार आप लोगों की स्कूल की है आशिका, आशिका जैन, है ना. सो मैंने उससे पूछा, यार सुन, तूने क्या सोच के पढ़ा? मतलब बहुत बच्चे होते हैं, आई हैव टू बिकम फर्स्ट अटेम्प्ट, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सीए में इतने पैसे कमाने हैं. देखो, हर जना करियर की स्टार्टिंग ही पैसे से करता है. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, करियर स्टार्ट होता है आपके पैसे से, ठीक है. तो कई बच्चे आंसर करते हैं, हमें 10 लाख रुपए कमाने हैं, 20 लाख रुपए कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है, यहाँ घूमना है, वहां घूमना है. बट व्हाट शी आंसर्ड मी, मैम मेरा मोटिवेशन पता है क्या था? वो न्यूज़पेपर में मेरे मम्मी पापा के साथ फोटो आएगी, बस यही मेरा मोटिवेशन था. सो सी, उसके लिए एक इतना सा मोटिवेशन कि उसको एक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे फोटो चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, वो उसके लिए उसने सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया विद अजमेर रैंक 1. सो आप लोगों को भी कोई एक मोटिवेशन लेके चलना है, बिकॉज यू आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ. सी,
दिस इज अ इंटायरली न्यू फेज. आपको समझ पड़ती भी होगी ये बात कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वर स्टडिंग. 6, 7, 8 तक तुमको कोई पूछा भी नहीं होगा क्या करेगा आगे, क्यों करेगा, क्या कर रहा है, कोई नहीं, बस यही बोलते थे पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, टॉप करेगा क्लास, बस इतना ही. आपसे जैसे आपने 10th स्टार्ट किया और इन द मिडल ऑफ 10th और इन द एंड ऑफ 10th आपसे लोग पूछने लग गए होंगे ना, आगे क्या करने का मूड है, आगे का क्या स्टेटस है, क्या सब्जेक्ट ले लोगे. स्कूल में फॉर्म भरा दिए होंगे, मे बी कुछ कुछ स्कूल्स में तो शायद फॉर्म फिलअप करा देते हैं. आजकल तो खैर अभी फर्स्ट से स्टार्ट होने लग गई है तो इसलिए वो लोग आफ्टर एग्जाम से भी फिल कराते हैं. बट पूछने लग गए ना आपसे, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंट आया है, क्लास 11th में आया, कुछ तो नया लेके आओगे. सो ब्रिंग इन सम न्यू एनर्जी, सम न्यू सिनेरियो, सम न्यू मोटिवेशन, जिससे कि आप अपना बेस्ट प्रोड्यूस करो. देखो पता है क्या, रेस के अंदर घोड़े कम होंगे अब. 10th तक सब थे, राइट. 10th तक सारे थे, सारे स्टूडेंट्स थे. अब तुम्हारी क्लासेस में 3 हिस्से हो जाएंगे. सो द नंबर ऑफ हॉर्सेस विल रिड्यूस. नंबर ऑफ हॉर्सेस मतलब आपके पार्टिसिपेंट्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, राइट. आपके कॉम्पिटिटर्स कम हो रहे हैं, 1/3 हो गए. कुछ ह्यूमैनिटीज में गए, कुछ साइंस में गए और कुछ कॉमर्स में गए. आपको किन से कॉम्पीट करना है, आपको अपनी फील्ड वालों से कॉम्पीट करना है. आपको सिर्फ कॉमर्स वालों के साथ कम्पीट करना है. तो आपके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स को और अच्छा करना है जिससे कि आप उनमें हाईलाइट हो सको. यस और नो. सो हम उसी मोटिवेशन के साथ क्लास 11 स्टार्ट करेंगे. थिंक अबाउट आप लोगों को आगे क्या करना है. बहुत सारे बच्चों का बहुत क्लियर हेडेड रहता है कि यस आई वांट टू डू दिस, आई एम वेरी श्योर आई विल बी डूइंग दिस. some are still confused. So with the passage of time आपको समझ आएगा what you are good at, what you have to do, what are the possible career options आपके सामने, right. So ऐसा हमारे पास भी आएगा, धीरे धीरे हम इसमें भी आपको हेल्प करेंगे. एंड विद टाइम यू विल हेल्प, यू विल कम टू नो कि हाँ आई एम गुड एट दिस, लेट्स डू दिस. I am good at this. I am good at accountancy. I am good at maths. I am good at economics. So I'll brush upon more. मैं उसमें टारगेट करूंगा. आई एम गुड एट ऑल. मैं कॉमर्स में आगे जाना चाहता हूँ, हायर स्टडीज करना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं एमबीए बनना चाहता हूँ. आई वांट टू बी अ गुड प्रोफेसर. किसी पर्टिकुलर अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं और मास्टरी करना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ. So there are many possible options, but with time you will come to know. So let us first introduce the subjects. आप लोगों को subjects introduce करेंगे हम लोग. So आपके पास अभी you'll be having accountancy, English, economics, BS and applied maths. Any other combination here? I think 6 subject किसी स्कूल में होगा शायद PE के फॉर्म में. Some schools might be having 6 subject. That's again optional, है ना. फिर तो आप लोगों की स्कूल में है PE 6 subject. Okay. So और कोई नॉन इको वाला है यहाँ? Everybody is taking economics. I think you should, since you are from commerce background ना, आपको इकोनॉमिक्स लेनी ही चाहिए. कई स्कूल्स नहीं ऑफर करती हैं इकोनॉमिक्स या ऑप्शनल ऑफर करती हैं इकोनॉमिक्स. बट पर्सनली व्हाट आई फील कि आगे आपको जाके इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ती है. तो इट्स बेटर कि आप 11th 12th से ही इकोनॉमिक्स लो. फिर एक साथ हम आप पे आफ्टर 12th बर्डन डाले कि वो अब 11th की भी पढ़, 12th की भी पढ़ और नहीं भी पढ़ा. तो इट्स बेटर है कि आप पहले ही पढ़ते हुए चलें, राइट. सो आई होप मैं आपके सामने एक टारगेट लिख पाई हूँ, एक मोटिवेशन लिख पाई हूँ, दिख रहा है सबको. एवरीवन टारगेट अचीव करेंगे, पूरी कोशिश. इसकी प्रोबेबिलिटी विल टेक इट टू 1 विच विल बी अ श्योर इवेंट. सो सी, मैथ्स फोबिया तो तुम्हें होगा ही नहीं, तो मैथ्स पढ़ने आए हो, तो फोबिया वोबिया तो हटाने नहीं वाली मैं, ठीक है. फोबिया तो हटावा ही होगा तुम्हारा, तुम पढ़ने आए हो, प्यार मोहब्बत से पढ़ने आए हो. घर वालों ने धक्का तो नहीं मारा किसी को, किसी के घर वालों ने धक्के मार के भेजा क्या भाई? धक्के तो नहीं मारे ना, पक्का है ना एवरीवन? चलो भाई, खुशी खुशी आए सारे. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अप्लाइड मैथ्स एंड व्हाट इज कोर मैथ्स. सो आप लोगों के मन में ये डिलेमा भी होगा शायद से, व्हाट इज अप्लाइड मैथ्स एंड व्हाट इज कोर मैथ्स. डू यू नो दिस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड कोर? एनीबॉडी? किसी को पता है क्या बेसिक? पहले आपको पता होगा सीबीएसई में एक ही मैथ्स होती थी, साइंस और कॉमर्स दोनों सेम मैथ्स पढ़ते थे. आई होप यू नो दिस. फ्रॉम लास्ट 3-4 years,
कॉमर्स के लिए नई मैथमेटिक्स आ गई जो ह्यूमैनिटीज के लिए भी ऑफर होने लग गई है। आपको पता हो तो आर्ट्स के साथ भी मैथ्स होता है ऑप्शन में, राइट? सो अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स, दो मैथ्स हो गई। क्या किसी को बेसिक डिफरेंस पता है इसके बारे में? नॉट देयर इन अप्लाइड मैथ्स, ये बोली मैं तो मेरे मतलब की चीज याद कर कर आई हूँ। ट्रिग्नोमेट्री उसमें आएगी, ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं आएगी, बस मेरे लिए यही था टेम्पटेशन। और कोई? हाँ, आपने हाथ खड़ा किया था। हाँ, ओके, वेरी गुड। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रूल है ना, इसको यूज करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री। उसने बताया यार, और सही में यार बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सी एज आई टोल्ड यू, सी कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो कोर मैथमेटिक्स है ना, वो प्योर मैथमेटिक्स है। एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैथमेटिक्स साइंटिस्ट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उसका करिकुलम डिजाइंड है, तो उसके अंदर क्या, ऑल दी सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स इज कवर्ड। Whereas in case of applied mathematics, ये कॉमर्स में इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है क्योंकि कॉमर्स वाले ज्यादातर कमर्शियल या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, या उनका करियर उसी पर्सपेक्टिव में होता है। वो लोग मार्केट्स और इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड जो आपकी कॉमर्स फील्ड में काम आने वाली चीजें हैं ना, वो ज्यादा इंकलकेट की गई हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया गया है, जो आपको बेसिकली इकोनॉमिक्स, इनफैक्ट I'll tell you, in economics also you'll be having some topics of mathematics, और we say economics के कुछ topics आप लोग mathematics में पढ़ेंगे, ठीक है? you'll be overlapping, कुछ कुछ terms भी आप relate करेंगे। मतलब मैथ्स में कुछ ऐसी टर्म्स यूज करूंगी जो शायद आप अकाउंट्स में पढ़कर आए हैं, या शायद आप इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हैं। तो बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग इन कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जो आप पढ़ रहे हो ना, उन सब का एप्लीकेशन है। क्योंकि यार चाहे धंधा हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह थोड़ी सी कैलकुलेशंस तो इन्वॉल्व होती हैं। भाई कोई भी धंधा किस ऑब्जेक्टिव से किया जाता है? पैसा, मनी, प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे भी बहुत सारे इफ एंड बट्स तो लगाने ही पड़ते हैं कि भाई प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे करूं। किसी भी इंसान का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किसी भी बिजनेस पर्सन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैं कॉस्ट को मिनिमाइज करूं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करूं, या सेल्स बढ़ाऊं जिससे मेरे प्रॉफिट्स डेफिनेटली इंक्रीज हों। सो दिस इज हाउ विल बी डीलिंग। हम लोग है ना यहाँ पे प्रॉफिट्स, हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स जो हम हमारे कमर्शियल डिसीजंस वगैरह में ले सकें, ऐसी चीजें यहाँ पे स्टडी करेंगे, which is very practical. I'll tell you, बहुत सारी जगह I'll never suggest you learn a formula. Use your logic. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रहेंगी, हम लोग प्रैक्टिकल चीजों के बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली हम इनको कहाँ अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड कोर। कोर के अंदर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी नहीं होती है। कोर के अंदर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होती है कि यस यू आर बिकमिंग अ जीनियस इन मैथ्स, बेसिकली दैट्स इट, ठीक है? दूसरा वहां पे फिजिक्स होती है ना, तो फिजिक्स के साथ ओवरलैपिंग होती है, तो फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे अप्लाइड में आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स का ओवरलैपिंग रहेगा, ठीक है? तो आप लोग जो इकोनॉमिक्स के अंदर एक पार्ट पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, वो आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। वहां आप डिटेल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, यहाँ आप उसका सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेट पढ़ेंगे, मतलब मैथमेटिकली वो क्या क्या यूज कर रहे हैं। So this is how your syllabus will be. आपका syllabus वही 80 marks में divided है. It is divided under 8 units. You must know what are the 8 units. So there are 8 units which cover your 80 marks. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिलेबस बनाया है इन्होंने अप्लाइड मैथ्स में। यस, सम थिंग्स आप क्लास 10th से जो पढ़कर आए हैं वो आप यूज करेंगे। यस, प्लीज कम। सम थिंग्स आप लोग जो क्लास 12th में लेके जाएंगे वो भी है। उसकी फ्रेंड बुला रही है पीछे, खुश हो गई वो आपको देख के। ओके, सो सम थिंग्स हम लोग क्लास 12th में यूज भी करेंगे, इट माइट बी योर बेसिस फॉर क्लास 12th। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके क्लास 12th के लिए बेसिस हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका बेस आप 10th में प्रोड्यूस करके आए हैं, हम उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? सो योर सिलेबस इज वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड, वेरी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, जहां पे आप उसको डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। So I'll give you just a brief about what all you'll be studying in class 11th. कुछ नए नए शब्द काम में लूंगी, but don't worry, we'll be dealing with all, है ना? तो वो पढ़ने के लिए ही आए हैं हम लोग नई नई चीजें। So that let's go through the various units. सबसे पहली यूनिट जो कि आपकी है 9 मार्क्स की,
दैट इज योर नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, नंबर्स, उनका एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जहां पे हम लोग बाइनरी नंबर्स सुना, कंप्यूटर्स यूज करते हैं ना बाइनरी नंबर 0 and 1, याद आया, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तुमने छोटी क्लासेस में एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़ा, a की पावर b, है ना, फिर वो पावर्स ऐड भी करते हैं, सेम बेस होता है, पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं जब, है ना, सो दैट विल बी एक्सटेंडिंग हियर। ठीक है, तो हम लोग बाइनरी नंबर्स पढ़ेंगे, हम लोग इंडाइसेस पढ़ेंगे, हम एक नया पढ़ेंगे पार्ट विच इज द बेसिक्स ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स विच इज लॉग, लॉगरिथम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लॉगरिथम आपके लिए इंट्रोड्यूस होगा इस वाले ही में कंटेंट में ही। एंड देन वील बी स्टार्टिंग अबाउट न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो हम लोग मैथ्स को, नंबर्स को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, सी वी अप्लाई देम इन कैलकुलेटिंग एवरेज, स्पीड, वेलोसिटीज। ठीक है, हम लोग एवरेजेस निकालने के काम में लेते हैं, टाइम डिस्टेंस में हम लोग मैथ्स को यूटिलाइज करते हैं। देन वी यूज इट इन क्लॉक्स, कैलेंडर्स, यहाँ पे हम लोग मैथ्स को यूज करेंगे। वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे नंबर्स यूनिट में, नंबर्स एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। ये आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी, वेरी वी कैन से वेरी स्कोरिंग, नॉट एट ऑल अ सिंगल फॉर्मूला टू बी लर्न हियर। बस लॉगरिथम को छोड़ दो, बाकी सारे नॉन फॉर्मूला बेस्ड हैं। यूज योर लॉजिक, डोंट रटिफाई एनीथिंग, क्योंकि आपके पास पता है बहुत सारे और फॉर्मूलेज होंगे लर्न करने के लिए, तो हम ट्राई करेंगे जहां पे हमको रटने की जरूरत नहीं पड़े। यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स जहां पे आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे, जिसमें बिना फॉर्मूले के पार नहीं चलता। यहाँ पे बिना फॉर्मूले के काम होता है, हम लोग इनको कंसेप्चुअली सॉल्व करने की सीखेंगे। ठीक है क्या, सो कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी आपके यहाँ पे। सेकंड जो यूनिट है आपकी, दैट इज योर अलजेब्रा यूनिट, विच इज अ गुड वेटेज यूनिट। दिस इज अलजेब्रा। यहाँ पे हम आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज सेट्स। आप लोगों ने अभी तक सेट्स नहीं पढ़े हैं, राइट? नहीं पढ़े ना सेट्स, यू हैवंट। वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा है? नो। सो हम यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। अलजेब्रा आपके लिए इंटायरली डिफरेंट होगी, ओनली वन टॉपिक जो आप क्लास 10th से पढ़कर आए हैं, विच इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आई थिंक यू हैव लर्नड अबाउट एपी, यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग है ना क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेट्स, उनके रिलेशंस, फंक्शंस, देन मैंने आपको बताया सीक्वेंसेस एंड सीरीज, एपी एंड जीपी, दो सीरीज पढ़ेंगे हम यहाँ पर, दो सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो जो तुमने 10th में पढ़ा ना वही, बट उसका थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ी क्लास में आया तो थोड़ा बड़ा रूप। 10 से 11 में एक साल बड़े हुए ना, थोड़ा सा एक साल बड़े ही क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, देन विल बी स्टडिंग अबाउट योर पीएनसीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी लॉजिकल, बड़ा मजा आएगा कि कितने कोड्स बना सकती हूँ। अभी तुम्हें पता होगा, तुम लोग सूटकेस में कोड लगा के आते होंगे 3 नंबर के, 000, 001, ऐसे कोड्स लगाते होंगे। एक सूटकेस में कितने कोड्स लग सकते हैं, क्या आइडिया है किसी को? कितने पॉसिबल कोड्स लगा सकते हो? अगर मैं कोड भूल जाऊं तो कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सही कोड निकालने के लिए? इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट कैसे? वेरी नाइस। सी, लॉजिकली सॉल्व करते हैं। 3 कोड का डिजिट होता है ना, पहले वाले पे 1 से लेके 0 तक, सॉरी 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट्स कोई से भी आ सकते हैं, कोई भी 10 डिजिट्स रिपीट होते ही हमने पता है, 000 भी, 000 भी होता है, 001 भी होता है, 101 भी होता है, 500 भी होता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो पहली वाली लॉग डिजिट कितनी तरीके से तुम फिल कर सकते हो? 10 वेज से। भाई 10 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम्स बताओ ना यार इसके। 0 1, चलो नंबर बोलो, मैथ क्लास में आयो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने आउटकम्स कर सकते हो? 10। सो 10 प्रकार से तुम इसको फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे 10 आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक करेक्ट होगा, है ना, एक नंबर करेक्ट होगा। तुम मान लो तुम्हारा कोड है 405, एक नंबर करेक्ट हुआ, 4 करेक्ट होगा। ठीक है, पर बाकी आप टोटल पॉसिबल कोड्स कितने बना सकते हो? 10 यहाँ पे पोजीशन डाल सकते हो 0 से लेके 9 तक। सेकंड वाली पोजीशन कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 10 वेज से।
सही बात है, यहाँ पे भी अलाउड तो होता ही है ना, हम रिपीट तो कर सकते हैं नंबर, या 440 लिया तुमने कोड मान लो तो 4 आपका करेक्ट होगा, तो आप इसको भी 10 वेज से फिल कर सकते हो। और तीसरे वाले डिजिट को कितने, सेम 10 नंबर्स पॉसिबल है, आप रिपीट कर नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे एक प्रिंसिपल पढ़ाती हूँ आपको मैथ्स का, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल कहता है? प्रिंसिपल कहता है अगर आप किसी काम को एक के बाद एक के बाद एक करते हो, एक के बाद एक के बाद एक करते हो, एक के बाद एक मतलब पहले ये फिल करी, पहली पोजीशन फिल करी, फिर दूसरी पोजीशन फिल करी, फिर तीसरी पोजीशन फिल करी, एक के बाद एक के बाद एक करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? m इंटू एन इंटू पी, मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, इससे मत सूटकेस से मत जाओ, ऐसा करते हैं हम तैयार हो रहे हैं, let's say we are getting ready. I'm getting ready. Okay. So I have in my cupboard 4 shirts. Let's keep it small. Let's take it 3 shirts only. थोड़ी गरीब हूं मैं, 3 शर्ट्स है मेरे पास, ठीक है, और 2 ही पैंट है। अच्छा, शर्ट अच्छी है, पैंट्स के साथ बैठ जाती है सारी, तीनों शर्ट दोनों पैंट के साथ मैच करती हैं, ऐसा नहीं अतरंगी पहन के आ गई, ऊपर पीला नीचे पिंक, वो नहीं कर रही मैं, कुछ भी अतरंगी नहीं पहन के आ रही हूँ, अच्छे अच्छे कलर है, मैचिंग बैठती है, ठीक है। 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं। अच्छा, मुझे जब रेडी होना है तो मुझे ये काम कैसे करना है? पहले शर्ट डिसाइड करनी है, फिर पैंट डिसाइड करनी है, एक के बाद एक करना है। अच्छा, उल्टा कर ले, वो बोलेंगे नहीं मैं तो पैंट पहले डिसाइड करूंगी उसके बाद शर्ट सोचूंगी, कोई बात नहीं, उल्टा कर लो, एक ही बात है, पैंट डिसाइड करनी है फिर शर्ट डिसाइड करनी है, या शर्ट डिसाइड करनी है फिर पैंट डिसाइड, ईदर ऑफ द केस विच एवर इज कन्वीनियंट टू, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं शर्ट कितनी तरीके से डिसाइड कर सकती हूँ? 3 प्रकार से शर्ट डिसाइड कर सकती हूँ कि ब्लू शर्ट पहनूं, पिंक शर्ट पहनूं कि व्हाइट शर्ट पहनूं, एनीवन? ठीक है, सो मैं 3 शर्ट्स ले सकती हूँ, S1, S2 एंड S3, यस और नो? करेक्ट, कुछ नया पढ़ के जाओगे अभी। ओके, नाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन वेयर पैंट्स? शर्ट 1 के साथ कितने तरीके से पैंट पहन सकते हो? 2 प्रकार से, या तो पैंट 1 पहनोगे या पैंट 2 पहनोगे, तो पैंट 1 या पैंट 2। S2 के साथ 2 पैंट्स पहन सकते हो, पैंट 1 या पैंट 2, और S3 के साथ भी 2 पैंट्स पहन सकते हो। ऐसे नहीं बोल रही एक के ऊपर एक चढ़ा लेना, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ानी है, एक ही मतलब लेनी है, या तो S3 के साथ P1 ले लो या S3 के साथ P2 ले लो। हाँ, तुमने तो बिल्कुल ही वो ले लिया, क्या 2 पहन सकते हो, मान लिया 2, मैम बोल रही है 2 पहन लो, तो एक के ऊपर एक चढ़ा लिया, आज ब्लैक के ऊपर ब्लू चढ़ा ली, चढ़ नहीं रही है, नहीं नहीं चढ़ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। सो अभी हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन आए हैं, देखो तो, S1 P1, S1 P2, S2 P1, S2 P2, S3 P1, S3 P2। कितनी प्रकार से ड्रेसअप हो सकते हो? 6 वेज, ये तो मैंने तुम्हें बना के बताया, राइट? अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट योर शर्ट? 3 वेज, 3 तरीके से तुम अपनी शर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और इन हाउ मेनी वेज यू कैन वेयर अ शर्ट? 3 वेज। इन हाउ मेनी वेज यू कैन वेयर अ पैंट? 2 वेज। अभी देखो, ये काम एक के बाद एक हो रहा है, तो मैथ्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई काम एक के बाद एक हो रहा है तो जितने पहले काम के वेज होते हैं इनटू दूसरे काम के वेज गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ वेज। आई बात समझ में? सो इधर से क्या हुआ, इन हाउ मेनी वेज आई कैन ड्रेस माई सेल्फ, नंबर ऑफ वेज आई कैन वेयर अ शर्ट इनटू नंबर ऑफ वेज आई कैन वेयर अ पैंट। अच्छा, उल्टा बोल देते हैं, इसने जानवी ने बोला नहीं मैं तो पैंट पहन के फिर शर्ट डिसाइड करूंगी, पैंट डिसाइड करूंगी उसके बाद शर्ट डिसाइड करूंगी, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पैंट्स, number of ways of shirt, total number of ways, as I told you the order does not matter here, it's same, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ उस पे, अपने क्वेश्चन पे, सूटकेस के लॉग बताना भैया, उसने आंसर तो सही किया था। 10 वेज से तुम पहला डिजिट कर सकते हो, 10 वेज से तुम दूसरा डिजिट सेट कर सकते हो, और 10 ही वेज से तुम तीसरा डिजिट सेट कर सकते हो, हाँ या ना? सही है, तो टोटल नंबर ऑफ सूटकेस अटेम्प्ट्स, वेरी नाइस, गॉट इट क्या एवरीवन? इज दिस क्लियर नाउ? Am I clear with it? एक नया कंसेप्ट पढ़ा, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, which will be studying in PNC, PNC permutations and combination will be studying here, जो आपके probability में बहुत काम आएगा, so we'll be dealing with probability here a lot, ठीक है। so यहाँ पे मैं PNC भी लिख देती हूँ, PNC permutations and combination, इसको हम लोग short में PNC लिखते हैं, so we'll be dealing with this in our unit 2, a very interesting unit, you'll find many things new in this unit, got it? नेक्स्ट थर्ड यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इज रीजनिंग।
अच्छा ये रीजनिंग पता है क्या बड़ी मस्त सी यूनिट होती है, 6 नंबर की यूनिट होती है। ये तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में वो रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करे हैं? LR ब्लड रिलेशंस होते हैं, खूनी रिश्ते, खून के रिश्ते नहीं करे? ए बी वाई बी सी सन्स ऐसे करके कुछ 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 होते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस हुए। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है, डायरेक्शंस हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये लॉजिकल रीजनिंग है बेसिक, बड़ा ही स्कोरिंग टॉपिक होता है ये, इसमें कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, रीजनिंग ही बोल रहा है। तो यूज योर ब्रेन, जब क्वेश्चन आएगा तब सिनेरियो चेंज हो जाएगा, circumstances change हो जाएंगे, and you have to answer the question. That's it. You don't have to learn here anything. So this is a basically a free unit. 6 नंबर मस्त आते हैं इसमें, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि the problem is मतलब फाइनेंस मतलब एडवांटेज इज हियर इज दिस, बेनिफिट है, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ यूनिट आप लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। दिस इज द फाउंडेशन फॉर योर क्लास 12th। योर क्लास 12th मैथ्स इस ऑफ 15 मार्क्स का कैलकुलस आता है, जो आपके 11th के बेसिक्स को काम में लेता है। मतलब आपने जो 11th में फर्स्ट स्टेप चढ़ी ना, उसके बाद आगे आप 3 स्टेप्स 12th में चढ़ोगे। तो फर्स्ट स्टेप आप 11th में ही चढ़कर जाओगे कैलकुलस की, जहां पे हम लोग एक प्रकार का कैलकुलस ही देखेंगे, विच इज डिफरेंशियल कैलकुलस। यहाँ पे तो हम आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो डिफरेंशिएशन के साथ हम इंटीग्रेशन और पढ़ेंगे। तो दिस इज द बेसिक्स फॉर क्लास 12, ये आप 12th में लेके जाओगे। यहाँ पे हम आपके लिए कैलकुलस इंट्रोड्यूस करेंगे, बेसिक्स पढ़ाएंगे। क्लास 12th में उसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ उसका मेथड ऑफ सॉल्विंग पढ़ेंगे, 12th में हम उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम अप्लाइड मैथमेटिक्स है। हर चीज के एप्लीकेशंस पढ़ोगे यहाँ पे, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन भी देखोगे कि डे टू डे लाइफ में कहाँ पे, एपी के भी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस देखोगे। You'll find questions having applications of every concept, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट की बात करती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट अ नेक्स्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, विच इज प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th की याद आ गई है ना, मजे आए थे प्रोबेबिलिटी करने में, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, काम खत्म, दैट वाज प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे भी हम वही, हमारा बेसिक तो वही रहेगा, पर हम कुछ और थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, विच इज योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, ये आपके 12 मार्क्स की रहेगी। ये आपकी बहुत सारी आपको इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगी। इकोनॉमिक्स में आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, यहाँ सिर्फ आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे। सो दिस इज अ गुड वेटेज यूनिट, जो 12 मार्क्स की आपकी रहेगी। पूरे साल में आप लोग इसको कंप्लीट करोगे। 7th आती है आपके इंटरेस्ट से, विच इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये फाइनेंस से रिलेटेड होगी, ब्याज बट्टे पे है ये पूरी, ब्याज व्याज। तुम सारे साहूकार बनोगे वैसे भी, आगे जाके कॉमर्स लेके बैठे हो तुम लोग यार, क्या करोगे, यही तो करोगे। ब्याज कैलकुलेशन, कहाँ से पैसा ज्यादा बन रहा है, कहाँ, तुमसे ही हम पूछेंगे हाँ भाई कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ रेट ऑफ रिटर्न बढ़िया हो रहा है, यही पूछते हैं ना। अच्छा बताओ, कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले यही पूछता है रेट ऑफ रिटर्न बता दे, कितना रिटर्न मिलेगा। हिंदी में ऐसे पूछे कितना रिटर्न मिलेगा, या क्या ब्याज पे। कभी सुना है पापा की बात ओवर ईयर कर ली हो, कभी घर में सुन लिया हो कि उसने ना 4 करोड़ रुपए ब्याज पे लिए हैं, अब तो वो ब्याज ही चुका रहा है, ऐसा ऐसा सुना कभी। ये ब्याज बट्टे यहीं निकालना सिखाएंगे तुम्हें हम। तो यहाँ पे हम ब्याज बट्टा, फिर आपने कभी पोस्ट ऑफिस में वो आरडी अकाउंट सुने, आरडी अकाउंट। एक पोस्ट ऑफिस से एक आदमी आता है घर पे, हर महीने मम्मी ने डिसाइड कर रखा है मेरी सेविंग है। आजकल किट्टी पार्टी, आजकल किट्टी पार्टी का कंसेप्ट चालू है, पहले की मम्मियां क्या करती थी, यही तो करती थी, आरडी अकाउंट खुला लिया पोस्ट ऑफिस में। हर महीने एक आदमी आता है पोस्ट ऑफिस से, मम्मी ने बोला ये मेरी सेविंग है, मैं हर महीने 1000 रुपए सेव करूंगी, या 2000, जो भी मम्मी ने डिसाइड कर रखा था, मैं 2000 रुपए सेव करूंगी। तो वो पोस्ट ऑफिस वाला आता है, 2000 रुपए महीने के महीने लेके जाता है, और 3 साल बाद वो मैच्योर हो जाती है, और मम्मी को बहुत पैसा पैसा वो वाला हो जाता है। तो वो आरडी अकाउंट्स ये कैसे करते हैं काम, ये सब हम लोग इधर पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्यों बोला। सो दिस बेसिकली विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट दी ब्याज, जिसको तुम आगे जाके सच्ची यूज करने वाले हो। साहूकार बनोगे तुम लोग सारे के सारे, सीए वीए बनोगे तुम, सीए एमबीए, जो सारे पैसों में डील करोगे, तो तुम्हारे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का टॉपिक ये है। सो दिस इज बेसिकली ऑफ योर 8 मार्क्स हियर, नहीं 15 मार्क्स का होता है आपका इसमें, I'm sorry, 15 का ही आपके क्लास 12th में भी होता है, यहाँ पे भी 15 होता है, वहाँ पे भी 15 ही मार्क्स का ही होता है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ गुड
सेक्शन जहां से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. एंड द लास्ट 8th यूनिट, मैंने आपको बताया था 8 यूनिट्स है, आपकी 8th यूनिट है विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हाँ, याद आ गया. डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, और मिड पॉइंट थ्योरम, नहीं थ्योरम नहीं होते, मिड पॉइंट कैलकुलेशन, सेंट्रॉइड निकालना सीखा होगा, है ना, ये सभी एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, वो तो हम यूज करेंगे ही. साथ ही साथ हम आपको लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, यू 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 होता है ना. जरूरी नहीं ऊपर नीचे कैसे भी खोल लो, राइट लेफ्ट किसी भी तरफ उसका मुंह खुल सकता है, पर होता ऐसा ही है. किसी भी साइड उसका माउथ ओपन हो सकता है, पर होता ऐसा ही है. ऊपर नीचे राइट लेफ्ट किसी भी साइड ओपन कर लो, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड. तो हम चारों वेराइटीज ऑफ पैराबोला देखेंगे, हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो हम स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके एप्लीकेशन हम क्लास 12th में यूज करेंगे. 12th में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना सिखाएंगे, वहां पे हम आपको क्वेश्चन दे देंगे कि भाई इक्वेशन ये है, इसके आगे आगे का सॉल्व करो. ठीक है, तो हम उसको यूज करेंगे, we'll be using that. So again, as I told you, financial mathematics, coordinate geometry and calculus, these will pave a first step towards your class 12. Numbers, numerical application वाला part जो पर first unit बताई थी, same unit आपके class 12th में भी है. That is of different weightage, 11 marks उधर, इधर 9 marks है, उधर 11 marks है. So almost the units are same. Algebra is also there. You have calculus also. You have statistics also. You have probability. You have financial mathematics. Yes, you do not have directly coordinate geometry, but indirectly coordinate geometry भी use करता है वो. Applications में, calculus के applications में coordinate geometry का usage है. So you now you came to know ना कि मैंने 10th को थोड़ा extend किया है और 12th के लिए एक base produce कर रहे हैं. Right? I hope this is clear. आपके 8 units हैं, हम लोग इन 8 units को in the entire 1 year we'll be covering it. We'll be having good number of questions to practice. One thing, generally I do not recommend any book. मैं ना I have these sheets here. मैं इनको ready prepare कर देती हूँ. Just having a mix up of various type of questions. So आपके पास आज की जो sheet है, which is averages. I'm starting with the first unit, which is numbers, quantification and numerical application. उसी के अंदर से जो third topic है, binary numbers, indices, log, and then you have this averages, clock, calendar, quantitative aptitude basically. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ना, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे. इसका नाम ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. The chapter's name is quantitative aptitude, which is basically divided into various sections: averages, time and work, distance and speed, then clock, calendar, then you have seating arrangement here. So we have 6 topics in this quantitative aptitude, and I guarantee आप कोई भी competitive XYZ कोई भी competitive exam देना, बैंक, PO, clerk, CAT, कुछ भी दे देना, सब में you will have these questions. Definitely you will have. See, I teach CAT also. तो मुझे पता है कहाँ पे क्या यूज होता है. तो मैं 11th में जो पढ़ाती हूँ ना, वो एक्चुअली CAT में भी यूज करती हूँ. वेन डायग्राम, सेट्स, वेट्स, ये सब CAT में भी. सो उधर भी ये सब चीजें आपके काम आएंगी. तो इवन इफ यू नॉट इवन टारगेटिंग कि नहीं मैं तो सीए करूंगी यार, तो सीए की फाउंडेशन में भी तुम मैथ्स पढ़ोगे. ठीक है, आप कैट में जाओगे तो आपको पता ही आपको मैथ्स पढ़नी है, क्योंकि आपको कैट को क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए मेजर 2/3 पोर्शन इज ऑन मैथ्स. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहाँ पे 2 सेक्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग. रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा मैथ्स ही यूज करता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम ही बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव मैथ्स, वहाँ पे तो नंबर्स के साथ ही डील करना है. राइट? सो यहाँ पे विल बी डीलिंग विथ दिस टॉपिक. This I'm taking, reason being, this is majorly हर स्कूल में ये टॉपिक से ही स्टार्ट किया जाता है, so that you will be familiar when you will go to school. You'll have, अब यार हर बार टीचर वैसे चेंज कर देती है, but majorly this topic is taken as the first exam, in your first exam also. So we'll be trying कि हम लोग मैक्सिमम आपकी स्कूल के साथ साथ ही कवर करते जाएं. ठीक है, आपकी सब, क्योंकि हर स्कूल का डिफरेंट डिफरेंट चलेगा, बट वील गो थ्रू दैट. हम लोग चले जाएंगे, फिर बहुत सारा तो आपके मई जून में छुट्टियां होंगी, तो हम बहुत सारा कवर कर लेंगे. सो वील बी डेफिनेटली अहेड फ्रॉम योर स्कूल्स. राइट, चलो, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ. हम लोग नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, है ना. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लास. वैसे मैंने आज नया पढ़ाया है तुमको. क्या पढ़ाया है बताओ? पीएनसी का फंडामेंटल लॉ ऑफ, कौन सा पढ़ाया?
व्हाट इज दिस? वेरी गुड. फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको पढ़ाया है. दिस इज मल्टीप्लीकेशन ना. एक और सिखाऊंगी. दिस फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन. दैट विल सी लेटर ऑन. आई होप, आई थिंक शीट्स आप पीछे पास कर दो ना प्लीज. शीट्स कम रह गई हैं तो कोई नहीं, आप आई जस्ट शेयर, आई गिव यू आफ्टर द क्लास. एनीवेज यू हैव द पीडीएफ, नो इश्यूज. एक ले लो ना, एक टेबल पे एक कर लो ना यार. एनीवेज यू हैव दिस पीडीएफ, नो इश्यूज. चलो. अच्छा बताओ यार, नाम ही मैंने तो लिख के दे दिया यार वैसे टॉपिक का नाम. मैं यूनिट 3 स्टार्ट कर रही हूँ. ओ सॉरी, यूनिट 1 स्टार्ट कर रही हूँ. एंड इन मैक्सिमम ऑफ द स्कूल्स यू विल बी हैविंग एमएल अग्रवाल एज योर टेक्स्ट बुक. ठीक है. तो मैक्सिमम स्कूल, मैक्सिमम के ऑलमोस्ट अपने यहाँ नॉर्थ इस तरफ है ना, एमएल अग्रवाल यूज की जाती है. दिल्ली साइड आप जाओगे तो एमएल भार्गव यूज की जाती है. तो मैंने क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा है. We have taken a combination of both. ठीक है, but we'll be more towards ML Agarwal since this will be your school exams. तो आपकी टीचर है ना स्कूल में ML अग्रवाल को ही फॉलो करती है. ठीक है. सो अभी के लिए मैंने लास्ट में भी जो पढ़ाए बहुत सारे एज इट इज टॉपिक के क्वेश्चन सेम टू सेम उठकर आते हैं. तो जो हम लोग क्लास में करेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. फिर प्लस आप आपके स्कूल के टीचर जो बुक बोलते हैं आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए. सो आई प्रोवाइड यू शीट्स फॉर एवरी टॉपिक. हम कुछ क्लास वर्क क्वेश्चंस करेंगे, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. अभी मैंने इसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया है, कुछ मैं क्लास में करवाऊंगी, कुछ मैं हाथों हाथ करवाऊंगी आपसे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. अभी क्योंकि हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं सो आई एम नॉट गिविंग यू होमवर्क टुडे. ठीक है. सो विल ट्राई कि हम क्लास में ही करें. एंजॉय योर वेकेशंस. 2-3 डेज की आई थिंक और रहती है. उसके बाद हम होमवर्क भी दे देंगे. स्कूल जाओगे तो होमवर्क भी मिलेगा, फॉर्म में आ जाओगे, फील लेना थोड़ी सी. क्लास 11th में आ गए हैं, है ना. अच्छा, द अदर थिंग, सी मैथ्स इज अबाउट प्रैक्टिस. ठीक है. थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है. आप क्वेश्चंस करें, आप क्लास के बाद करें या घर पे जाके कभी भी, whenever you are free, do some questions. जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. कॉन्फिडेंस बहुत आता है. आपने मेरे हिसाब से क्लास 10th में तुमने ये डिस्कवर किया होगा. जितने तुमने क्वेश्चंस किए ना, जितने तुमने टेस्ट दिए एट व्हाटसोएवर इंस्टीट्यूट यू वर, इन व्हाटसोएवर स्कूल यू वर, जब आपने अगर मैक्सिमम टेस्ट दिए तो आई एम वेरी श्योर जब तुम एग्जाम देने बैठे होंगे ना, तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा होगा कि ये एलियन आ गया है. हाँ या ना. आपने हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो देख ही रखा होगा. या क्वार्टरलीज में देखा, या हाफ ईयरलीज में देखा, या फाइनल टेस्ट सीरीज में देखा, या चैप्टर टेस्ट में देखा, पर आपने क्वेश्चन देख रखा था. कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपके सामने बिना देखा हुआ क्वेश्चन उठ के आ गया, ओ शिट ये मैं कैसे सॉल्व करूंगी. ये वाला कहीं नहीं आया होगा. हर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके टीचर ने सिखाया ही होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस की थी. इंटेंस प्रैक्टिस विल डेफिनेटली गिव यू कॉन्फिडेंस अबाउट योर एग्जाम. एंड डेफिनेटली इट विल. मतलब मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने 15 क्वेश्चन इस टॉपिक, मैंने 150 क्वेश्चन इस टॉपिक की प्रैक्टिस किए, हो ही नहीं सकता मैं कोई और क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊँ. तुमको भी ये फील आता होगा क्लास 10th में जब तुमने ना एक चैप्टर कर लिया, उसको अपनी एनसीईआरटी से कर लिया, उसके बाद तुमने आरडी से कर लिया, फिर उसके बाद तुमने एवरग्रीन से कर लिया, तुमने टुगेदर विद से कर लिया, सारी बुक्स चार्ट डाली. उसके बाद तुम बोले ले ले यार तू टेस्ट ले ले यार, इस टेस्ट का क्या है मैं दे दूंगी. I know this because I have solved every question from this. अब कहाँ से लेके आएगा क्वेश्चन? मैंने तो सारे कर लिए, तो मेरे लिए तो सब है, मैं सबको जानती हूँ. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल बिकम मोर फैमिलियर इफ यू प्रैक्टिस. Practice is the key to success for everything. See, be it accountancy, be it maths. बोथ आर सच सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होगी. आप जब अकाउंटेंसी करोगे ना, वो भी मैथ्स की तरह तो है, क्वेश्चंस होते हैं. आज सर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब. तुमने सुना होगा अपने सीनियर से बैलेंस शीट मैच करते हैं, है ना, फिगर्स मैच करना है. फिगर्स कैसे आते हैं यार? प्लस माइनस करके तो फिगर्स आते हैं. जब भी फिगर्स इन्वॉल्व है तो प्लस माइनस तो करना ही होगा, जोड़ और घाटा. और यहाँ तो खूब लाखों में करोगे, करोड़ों में करोगे. मीम्स तुम तो देखते हो यार, इंस्टाग्राम रील्स वाले हो तुम तो यार, देख के आए होंगे 2-4-5 रील्स. तो अकाउंटेंसी क्या होता है, जोड़ तोड़ घाटा, करोड़ों में डील करते हैं हम बुक्स में, तो भले हमारे पास है नहीं, है ना, यही होता है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट, थर्ड टॉपिक ऑफ योर बुक. एमएल अग्रवाल का थर्ड चैप्टर कहलाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, whereby we are starting with the first topic which is averages. Now what do you mean by average?
एवरेज सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, करेक्ट। यही पढ़े थे हम लोग छोटी क्लासेस से, यही पढ़कर आए हैं। एवरेजेस क्या होता है? तुम लोग स्कूल में अपना एवरेज मार्क्स निकालते हो, परसेंटेज कैसे निकालते हो? ये सम ऑफ टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू 100 कर देते हो, परसेंटेज आ जाती है। और अगर सिर्फ डिवाइड कर देते हो तो क्या आते हैं? एवरेज मार्क्स। कि भाई मैंने ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट के अंदर या हर मेरे जो भी टॉपिक्स थे उसमें मैंने 75 मार्क्स स्कोर किए, है ना। कई बार मैं जैसे आपको कभी आंसर करती हूँ, मैं आपसे पूछी हूँ व्हाट इज अ परसेंटेज, आप सामने वाला बोलता है मैं 90% वाला हूँ, बोलती हूँ हाँ यार बच्चा इंटेलिजेंट है। बाजू वाला बोलता है मैं 60% वाला हूँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ ये ठीक है, ये एवरेज स्कोरर है। मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ एवरेज परसेंटेज के बेसिस पे? इसका मतलब पता है मेरे दिमाग में क्या प्रोसेस चल रहा है? उसने 60% बोला है ना, उसके मैक्सिमम सब्जेक्ट में 60 के आसपास मार्क्स आए होंगे, तभी उसकी 60% बनी है, 60 उसका एवरेज आया है। उसने 90 बोला ना, तो मैंने बोला हाँ यार इसके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के मार्क्स है ना 90 के आसपास हैं। मतलब इसके किसी में 95 भी हो सकते हैं, किसी में 95 इंग्लिश बोल रही हूँ, किसी में 95 भी हो सकते हैं, किसी में 85 भी हो सकते हैं, किसी में 87, पर बढ़िया आ रहे हैं। और जो 60 बोल रही है उसके लिए मैं क्या बोलूंगी? इसके किसी में 55 आए होंगे तो किसी में 65 आए होंगे, बस इसी के बीच में इसकी कहानी घूमी होगी, राइट। सो एवरेजेस गिव यू एन आइडिया, इट गिव्स यू अ सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यूज। बहुत सारी आपके पास वैल्यूज है, आपके सब्जेक्ट्स ऐसे मैंने आपको बोला। आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द रिजल्ट, ऐसे बोलोगे हिंदी में 15 है, इंग्लिश में 14 है, मैथ्स में 20 आ गए मेरे पूरे, सोशल में मेरे 19 आए और उसमें मेरे 18 है। अब आप कभी ऐसे आंसर करते हो क्या? हाउ डू यू आंसर percentage or an average score? Sometimes you write an average score or you write percentage. This is how you answer. So basically आपने उस percentage या average score से actually क्या किया है? आपके उन 500 subjects के marks को एक single value से replace कर दिया है, जो कि I think more informative होता है, more convenient होता है to understand. क्या वो convenient होता है? Yes. What's your name? हाँ, रौनक। हाँ रौनक, बताना फटाफट से एवरेज क्या होता है, जल्दी से एक फॉर्मूला बता दे एवरेज का। टोटल सम, total sum of observations or numbers, total sum of numbers upon number, हाँ total numbers और numbers, NOS लिख देती हूँ numbers, this is your average, और इसको into 100 कर देते हो तो percentage. So this is more convenient. तो average पढ़ाया ही इसलिए जाता है क्योंकि कई बार आप लोग जैसे अभी मैथ्स आगे पढ़ेंगे तो टाइम सीरीज एनालिसिस वगैरह करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे एवरेजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा फिगर होगा, उसके रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक सिंगल वैल्यू लिखनी होगी। उन सिंगल वैल्यूज के बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हो या कुछ आगे डिसाइड कर रहे हो। सो एवरेज इज बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हम दो प्रकार के एवरेजेस इंट्रोड्यूस करेंगे आपके लिए, वन इज सिंपल एवरेज एंड द अदर वन इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज। सी अभी मैं क्लास तो स्टार्ट सिंपल से करूंगी, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो सिंपल एवरेज है। व्हाट इज वेटेड? अच्छा तुम लोगों ने वो सबने अभी क्लास 10 दिया, ये है खैर नया नया ताजा ताजा, सबको मैडम ने ऐसे बोला होगा वो 20 नंबर में है ना तुम्हारे 50% तो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में से मार्क्स आएंगे, है ना, 20% तुम्हारी फाइल के हैं, ऐसा बोला था ना, 10% तुम्हारे वाइवा के हैं, कुछ कुछ ऐसे बोली होंगी ना कि इतना इतना वेटेज है, उस बेसिस पे तुमने उसको प्रायोरिटी दी होगी। भाई मैडम ने बोला 50% तो ये इंटरनल असेसमेंट में से देगी, इसका मतलब मैं एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, जो मेरे इंटरनल एग्जाम्स होने वाले हैं वो बढ़िया से करूँ, ठीक है। 20 नंबर उन्होंने बोला फाइल से, 10 नंबर उन्होंने बोला वाइवा से, 5 नंबर बोला राइटिंग के हैं, 5% हमारी राइटिंग के, तो ऐसे करके 5% तुम्हारे बिहेवियर के हैं। चलो बिहेवियर कैसे है, वाह कोई बात नहीं, 5% लड़ ले रहे यार मैम से, छोड़ 5% में कितना ही फर्क पड़ेगा 20 में। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज कि जब आपकी सारी वैल्यूज बराबर वेटेज की नहीं है, बराबर प्रायोरिटी की नहीं है, तुमने प्रायोरिटाइज किया ना अपना टास्क, तुमने क्या बोला यार 50% मैम 20 में से 10 नंबर तो असेसमेंट में से देगी यार, तो तुम क्या बोले मैं असेसमेंट अच्छे से दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और 5% जैसे मैम ने बोला कि 5% मेरे बिहेवियर के लिए ले रहे लड़ रहे यार, अब तो क्या है 5% में कितना ही कर लेगी मैम, छोड़ो जाने दो उसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने प्रायोरिटाइज किया। तो जब हमारी सारी वैल्यूज सेम इंपॉर्टेंस की नहीं होती, देखो मेरे असेसमेंट
मेरे वाइवा, मेरी फाइल, मेरा बिहेवियर, मेरी हैंड राइटिंग, ये पांचों अलग अलग वेटेज के थे, है ना, अलग अलग वेटेज के थे, सेम वेटेज नहीं था। तो जब सब अलग अलग वेटेज के होते हैं, सब अलग अलग प्रायोरिटीज के होते हैं, तो हम लोग लेते हैं वेटेड एवरेज। आई बात समझ में आपको? इज दिस क्लियर? किसी भी क्लब, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑन वेटेड एवरेज। किसी भी क्लब में मेंबर्स होते हैं, कोई भी क्लब होता है उसमें मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप्स होती है, मेंबरशिप फीस होती है, या मेंबरशिप के लिए लाइन लगती है भयंकर, ठीक है। तो पता है क्या आपको ध्यान है प्रायोरिटी किसको दी जाती है? कि जो ऑलरेडी मेंबर है उसके कोई फैमिली मेंबर को हम, या उसकी स्पाउस आ रहा है, उसका हस्बैंड या वाइफ आ रहा है, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कोई, उसने रिकमेंड किया है, कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। फिर उसके बाद कोई अननोन जो किसी से रिलेटेड नहीं है, किसी की जैक चैक नहीं लिखा है, उसके बाद उसको हम एडमिशन देंगे। तो ये क्या है? प्रायोरिटाइजेशन। वहां पे वेइंग सिस्टम होता है। तो कोई हस्बैंड या वाइफ आया तो उसको वेटेज ज्यादा मिलेगा, उसको जल्दी मिल जाएगा कि हाँ ठीक है तेरे को मेंबरशिप, जैसे कोई आउट होता है तेरे को मिल जाएगा ये मेंबरशिप, ठीक है। फिर फ्रेंड रिलेटिव, अच्छा इसके अब ये खत्म हो गए, सारे हस्बैंड वाइफ कोई नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, चलो इनकी लाइन खत्म, ऐसा करते हैं नेक्स्ट वाले में चलते हैं। तो हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो किसी ने रिकमेंड किया कि भाई ये मेरे भाई बहन है या ये कोई है, तुम इसको ले लेना, तो हम उसको लेते हैं। और फिर लास्ट में आखिर में आता है कि भाई जिसको किसी ने ही नहीं भेजा यार, तू आया ये बस दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे, वो वाला आएगा कि भाई इन दोनों में कोई मिला नहीं तो तीसरे वाले को दे देते हैं, तो ठीक है इस वाले को दे देते हैं, वो वाला। सो दैट इज व्हाट प्रायोरिटाइजिंग। हर जगह हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। तुम लोग होमवर्क भी प्रायोरिटाइज करते हो, अगले दिन जिसका लेसन है ना उसका होमवर्क पहले करोगे। उसमें भी अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं तो एक टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, क्लास से बाहर निकाल दूंगी, मार पड़ेगी, झापड़ पड़ेगा, ये होएगा वो होएगा, तो उन टीचर का होमवर्क तुम पहले करोगे। अगर दूसरे टीचर है, मैं मैम को पढ़ा लेंगे यार, छोड़, सॉरी सॉरी बोलेंगे, 2 सॉरी बोलेंगे, प्लीज बोलेंगे, प्लीज 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 मैम प्लीज 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 करके हम निकल लेंगे, तो तुम उनका होमवर्क बाद में करोगे। दिस इज हाउ यू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। वहां पे वेटेड एवरेज आता है। आई बात समझ में एवरीवन? सिंपल एवरेज में तुमने कभी एक्स्ट्रा वेट दिया क्या मैथ्स को? वो भाई मेरा मैथ्स में 90 है, मैं इसको डबल वेट दूंगा, ये डबल बार काउंट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, यू नेवर डिड दैट, राइट? सो देयर इज सिंपल एवरेज जहां पे हम सबको इक्वल वेट्स असाइन करते हैं। और जब हमारे पास वेटेड एवरेज आता है तो हमारी सारी वैल्यूज अलग अलग इंपॉर्टेंस की होती है, अलग अलग प्रायोरिटीज की होती है। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? Alright, so there is only one formula, weighted average को हम later on introduce करेंगे. One formula is there. We'll be seeing the questions in the next lecture only. I'll see you tomorrow. आज आपकी क्लास का टाइम हो गया है. You have your accountancy class right now. So enjoy your class and I'll see you all tomorrow. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. I hope you had a good class. आपको मजा आया. We'll be doing questions in the next lecture. कल मैं mixed questions कराऊंगी आपको दोनों के. ठीक है? So that's all for today. Thank you. Bye.